स्वागत है 360 एकेडमी पर। और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश को हम देखते हैं कैसे इसका आगाज़ होता है, क्योंकि देखिए जो नंद वंश के बाद अगला वंश आता है वो मौर्य वंश था, लेकिन इसके बीच में जो बौद्धिक क्रांति होती है उसको हमने पढ़ भी लिया है। और नंद वंश के बाद अगला वंश कौन आएगा? मौर्य वंश। तो हम शुरू करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का समय है 323 BC से 184 BC। अब इसका जो पहले शासक था, संस्थापक की बात करें तो वो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके समय की खास बात क्या है और ये नंद वंश के बाद कैसे आया, तो इस कहानी को हम पहले जोड़ते हैं कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश कैसे आया। तो देखिए थोड़ा हम चलते हैं, जब नंद वंश का शासक कौन, धनानंद शासन कर रहा होता है, तो पहले समय में क्या होता था, राजा महाराजा जो हुआ करते थे, तो राजा महाराजा के दरबारों में क्या होता था, शास्त्रार्थों के बीच बहस होती थी। यानी कि जो शास्त्रार्थ हुआ करते थे तो उसमें कई अन्य अलग अलग धर्मगुरु शामिल होते थे और उनमें आपस में बहस होती थी और उस बहस के दौरान हार जीत भी होती थी। तो एक बार धनानंद के दरबार में शास्त्रार्थ चल रहा था। धनानंद के गुरु जो जैन हुआ करता था वो भी इसमें शामिल था और चाणक्य भी इसमें शामिल हुए थे। चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। इनका बचपन का जो नाम था वो विष्णुगुप्त था, इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसीलिए जो चाणक्य है उनका नाम चाणक्य पड़ता है। तो चाणक्य भी धनानंद के दरबार में गए हुए थे और धनानंद का गुरु भी वहाँ शामिल था, अन्य धर्म के लोग भी वहाँ पर शामिल थे। तो शास्त्रार्थ चल रहे थे। तो एक बार हुआ क्या, जो धनानंद का गुरु था, तो धनानंद का गुरु अन्य धर्म के गुरुओं को हरा दिया जब बहस हो रही थी। अब धनानंद के गुरु और चाणक्य के बीच बहस शुरू होती है। तो चाणक्य क्या करता है, वो धनानंद के जो गुरु थे उनको हराना शुरू कर देता है। लेकिन अब ये बात बर्दाश्त किसको नहीं होगी? धनानंद को नहीं होगी। तो धनानंद को लगा कि हमारे गुरु हार जाएंगे, तो इसीलिए धनानंद ने क्या किया, चाणक्य की चुटिया पकड़ के इसको वहीं हिला देता है और दरबार से भगा देता है। लेकिन इतना बड़ा अगर देखा जाए धर्मगुरु चाणक्य, वो भी ब्राह्मण मंडली व्यक्ति, अगर इसको हम ऐसा करेंगे तो जहर सी बात है क्या, नाराज़ होगा। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है। वहाँ पर बोले तो ये धनानंद उसकी हत्या कर दे, चाणक्य की हत्या कर दे। लेकिन वहाँ अपने दरबार में चाणक्य, धनानंद के दरबार में चाणक्य तो कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन जब बाहर आएगा तब चुनौती देगा। इसीलिए चाणक्य जब बाहर निकलता है तो धनानंद को चुनौती देता है कि धनानंद, मैं चुटिया उसी दिन बांधूंगा जिस दिन तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो आप देखो चल रहा है, यहाँ से निकल चुका है चाणक्य और पटना नदी के किनारे, पटना में पहुँचता है, वहीं नदी के किनारे जा रहा होता है। तो वहीं पर देखा है कुछ बच्चे बैठे हुए थे और वो बच्चे खेल खेल रहे थे। उस खेल का नाम है राजकीलम। क्या नाम है? राजकीलम। तो आप देखिए वहाँ खेल कैसा था, एक कम उम्र का बच्चा पत्थर के सिंहासन पर बैठा हुआ था और कुछ चरवाहे हुआ करते थे, वो सैनिक बने थे, कुछ चरवाहे क्या बने हुए थे, ग्रामीण बने हुए थे। अब वो जो राजा बना बैठा था एक व्यक्ति, तो वो सैनिक के द्वारा या अन्य ग्रामीण व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के आते, तो चंद जो वो व्यक्ति बैठा हुआ था पत्थर पर, राजा बना हुआ था, वो तुरंत समस्या को सॉल्व कर देता। ये पूरा नज़ारा देख रहा था कौन? चाणक्य। तो चाणक्य ने सोचा कि ये बच्चा हमारे काम आ सकता है। तो चाणक्य ने पता किया ये बच्चा कौन है, तो बच्चा पता लगा कि ये गोपालक का बच्चा है जिसने पशुओं को चराने के लिए इसको खरीदा था। तो वही है कौन? वो बच्चा जिससे पता कर रहे हैं चाणक्य कि ये बच्चा किसका है। तो अब उस बच्चे को क्या करेंगे? खरीदेंगे। तो यहीं पर इसको रोकिए। अब थोड़ा घूम के चलते हैं, जब 16 महाजनपद आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो देखिए बुद्ध के पहले की बात है, बुद्ध के पहले की बात है जब बुद्ध का परिवार हुआ करता था। तो यहाँ पर देखिए कौशल यहाँ का एक राजा था, उसका नाम क्या था? प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत ने क्या किया, बुद्ध के परिवार से शादी करना चाहता था। लेकिन बुद्ध का जो परिवार था वो अपने उच्च कुल को मानते थे कि मैं उच्च कुल का हूँ। अब ये प्रसेनजीत निम्न कुल का है, कैसे शादी कर सकते हैं? लेकिन प्रसेनजीत की बात को वो टाल भी नहीं सकते थे। क्यों नहीं टाल सकते थे? क्योंकि प्रसेनजीत काफ़ी शक्तिशाली शासक था, एक महाजनपद में शामिल हुआ करता था। और ये जो बुद्ध का परिवार था, राजा तो थे लेकिन ये सिंपल साधारण एक जनपद हुआ करता था। तो अब इसने कहा प्रसेनजीत ने कि हमें शादी करना है।
तो अब इनके परिवार के लोग टाल भी नहीं सकते। तो फिर बुद्ध के परिवार जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, दासी को राजकुमारी बनाया। दासी को राजकुमारी बनाकर प्रसेनजीत के साथ विवाह कर दिया। और प्रसेनजीत का विवाह हुआ। कुछ समय बाद प्रसेनजीत के एक पुत्र होता है, उसका नाम है विड्डूब। क्या नाम? विड्डूब। अब देखिए, विड्डूब अपने मामा के यहाँ जाएगा। तो एक दिन विड्डूब बड़ा हुआ और अपने मामा के यहाँ गया, तो किसी ने इसको दासी पुत्र कह के पुकार दिया। लेकिन आप जानते हो, कुछ बातें छुपाने से छुपती नहीं हैं, ये तो सबको पता है। और क्या क्या बातें हैं वो छुपाने से नहीं छुपती हैं, तो आप लोग खुद समझ रहे हो ना। कुछ बातें होती हैं जो छुपाने से नहीं छुपती हैं, कहीं ना कहीं तो गलती होगी और कहीं ना कहीं तो पता हो जाएगा। तो अब ये भी बात, दासी की बात कैसे छुपाने से छुप जाएगी? तो विड्डूब को पता चल गया कि हमारे पिता के साथ क्या हुआ था। अब वो गवर्नर भी था कौशल का, तो इसने क्या किया, विड्डूब ने यही परिवार जो बुद्ध का परिवार हुआ करता था उस पर हमला कर दिया। अब ये लोग क्या किए, बुद्ध के कुछ परिवार के लोग कटे पिटे भागे और भाग करके पहुंच गए जहां नेपाल की तराई है, जो तराई क्षेत्र बोलते हैं हम। तो वहीं जहां सीता जी रहने वाली थी, उसी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। बुद्ध के परिवार, पहले राजा जो हुआ करता था वो मुखिया बन चुका है, अब नई व्यवस्था छोड़ के आए हैं, तो वहाँ व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा तो समय लगेगा। तो वहाँ पर बस गए तराई क्षेत्र में, वहाँ पीपल रहते हैं, और जहाँ पीपल रहते हैं वहाँ मोर भी रहते हैं। तो स्थानीय लोग इनको कहने लगे पिप्पल वन के मोरी। क्या बोलेंगे? पिप्पल वन के मोरी। तो यहाँ जो रहने वाले थे वो कहलाए पिप्पल वन के मोरी। ठीक है, तो देखिए कैसे बन गए पिप्पल वन के मोरी और बन गए मौर्य। तो कैसे बने हैं मौर्य, तो देखो क्या होता है। अब यहीं पर ध्यान रखना, जो मुखिया था पिप्पल वन के मोरी में, जो मुखिया था वो, अब इसकी एक बेटी थी। अब उस बेटी का विवाह मगध राज्य में करता है एक सैनिक के साथ। अब शादी के बाद, ठीक है, बच्चा भी उसके होता है, और फिर उसी समय वो सैनिक युद्ध में मारा जाता है। और पहले समय आप लोगों को सभी को पता है कि जो फीमेल हुआ करते थे वो अगर विधवा की कंडीशन होती तो उनका कोई सपोर्ट नहीं करता, ना मायके पक्ष से ना ससुराल पक्ष से, कोई सपोर्ट नहीं करता था। तो उनको बड़ा समस्या पहले होती थी। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये जो इनकी माँ थी, इस बच्चा सैनिक जो था वो तो मारा गया, तो माँ अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी? तो उसके पास बड़ी समस्या थी, एक चुनौती थी। तो फिर वो माँ अपने बच्चे को बेच देती है। खरीदता है कौन? गोपालक। अब गोपालक के पास वही जाता है कौन? चाणक्य। तो वही बच्चा है जो बैठा था, और वही बच्चा है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो उसी का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बना ये सभी लोग समझ गए। ठीक है, अब चाणक्य से मुलाकात हो गई है, तो चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को ले गया तक्षशिला विश्वविद्यालय, और तक्षशिला विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर था, मैंने बताया कौन? चाणक्य। तो एडमिशन तो करवा ही सकता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो चाणक्य ने वहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजसी विद्या पढ़ाया। अब पढ़ के तैयार हुआ तो चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य से कि आपके पास दो काम हैं। पहला काम है कि धनानंद की हत्या करना, और दूसरा काम है जो विदेशी मलेच्छ, अर्थात हम विदेशियों को मलेच्छ बोलते हैं। तो सिकंदर महान ने अभी जल्दी में भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन भारत पर हमला नहीं किया था। तो किनारे लगा हुआ था, नदी के किनारे व्यवस्था बना रहा था, लेकिन इसकी सेना मना कर रही थी। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये चाणक्य बोलते हैं कि आप क्या करना है, सिकंदर महान को बाहर खदेड़ना है और धनानंद की हत्या करना है। ये दो काम किसको सौंप दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। अब चाणक्य का कहना है कि आप सबसे पहले क्या करो, धनानंद की हत्या करो। तो फिर क्या कहता है चाणक्य कि जाओ सिकंदर महान से आप सहायता लो और धनानंद की हत्या करो। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात होती है, केवल और केवल मुलाकात होती है, न कि युद्ध होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो जाता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के पास, कहता है मैं महाराजा मगध और हमारे राज्य को धनानंद ने छीन लिया है, मैं आपसे सपोर्ट लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपने राज्य को फिर से प्राप्त कर सकूँ। तो धनानंद को जानता कौन नहीं था? जैसे मैं बोलूँ मैं अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो आपको लगेगा कि हमें कोई बोल देगा कि हाँ हम हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कौन है डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसा ही था पहले, तो धनानंद को सब लोग जानते थे। अबे बोल दे कौन चंद्रगुप्त मौर्य मैं मगध का राजा, तो कौन मानेगा? तो सिकंदर ने सोचा कि ये पागल है, तो अपने जल्लादों को बुलाया और कहा ले जाके इसको काट दो, जाके ख़त्म कर दो। तो अब जल्लाद ले जाते हैं किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब इसको ले जाते हैं तो रास्ते में जैसे पहुंचता है चंद्रगुप्त मौर्य,
जल्लादों से कहता है आप हमें नहीं काटोगे, हमारी हत्या नहीं करोगे तो मैं तुमको कुछ इनाम दूंगा और मैं कभी नहीं दिखूंगा। देखो कितना बुद्धिमान है। तो यहीं से बच निकलता है, तो कुछ इनाम देता है, ठीक है, गिफ्ट वगैरह जो भी दिया हो जल्लादों को, और ये भाग के फिर पहुंचता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। चाणक्य से मिलता है। चाणक्य ने कहा क्या हुआ? कहा हुआ क्या, अभी तो कट गए थे, बच गए हैं, मुश्किल से भाग के आए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, चाणक्य ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया है मैं मानता हूँ, अब आपके पास काम क्या है कि जाओ धनानंद की हत्या कर दो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा पहले हम देख लेते हैं इनका मतलब इनके पास कितनी सेना है, कितनी शक्ति है, पहले जासूसी कर लेते हैं। तो कहा ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, 500 घुड़सवारों को तैयार किया और जासूसी करने के लिए पहुंच जाता है मगध की राजधानी कहाँ, राजगिरी। और पहले समय में आपको पता होना चाहिए कि पहले जंगल तो हुआ करता था, बहुत ज़्यादा जंगल था, तो वहीं जंगल में घोड़े को छोड़ देता है और बाकी लोगों को वहीं छोड़ देता है और खुद जाता है वहीं राजगिरी के जंगलों में। और जंगल में एक झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी में एक ध्यान रखना, एक बुढ़ी खाना बना रही थी और उसी झोपड़ी के किनारे छुप जाता है। कहता है पहले जासूसी तो कर लें, ऐसे हमला कर देंगे क्या होगा, बुद्धिमान तो है ही। तो जासूसी कर रहा है, जासूसी कैसे करेगा, तो चलो पहले सुन लेते हैं स्टोरी। तो बुढ़ी खाना बना रही थी और आपको पता है उस बुढ़ी का एक छोटा सा बालक था, वो चिल्ला रहा था रोटी रोटी। अब खाना रोटी बनती है तब लोग जानते हो फूलती तो है, और रोटी जैसे बच्चा चिल्ला रहा था उसने वो रोटी को उठाया माँ ने और बच्चे के सामने फेंक दिया। बच्चे ने उस रोटी को उठाया और रोटी तो फूली है, ठीक है, उसके अंदर गुप्त ऊष्मा है। बच्चे ने क्या किया, अंगुली घुसेड़ दिया तो बच्चा जल गया। तो माँ ने क्या किया, उठी और बच्चे को पीट दिया। माँ की आदत होती है बच्चे को पीटना, शुरुआत में पहले पीटती है उसके बाद में समझाती है। तो माँ ने क्या किया, बच्चे को पीट दिया और फिर समझाती है कि बेटा रोटी किनारे किनारे से खाई जाती है। समझा दिया कि रोटी किनारे किनारे से खाई जाती है। तो ये सब चीज़ें देख रहा था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसने सोचा हम भी तो वही कर रहे हैं, हम जहाँ धनानंद की पूरी शक्ति है अर्थात राजधानी में हमला करने जा रहे हैं, वहाँ 500, वो भी 500 घुड़सवारों के साथ। तो उसने सोचा हमें भी किनारे किनारे से हमला करना चाहिए। तो वहीं जाता है, इसी दौरान जासूसी करता है कि धनानंद के पास ट्रेंड आर्मी है और हमारे पास बिना ट्रेंड की आर्मी है, तो कम से कम इनसे दूनी संख्या में होना चाहिए। अर्थात 3.5 लाख की सेना लगभग इनके पास थी धनानंद के पास, तो इसको ख़त्म करने के लिए 6 लाख सेना चाहिए। उसकी आर्मी ट्रेंड थी और इसकी बिना ट्रेंड, तो 6 लाख तो होने चाहिए। तो अब इसी जासूसी करने के बाद फिर पहुंचता है तक्षशिला विश्वविद्यालय और चाणक्य से कहता है हम उसको तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हमारे पास 6 लाख की सेना होगी, क्योंकि उसकी ट्रेंड आर्मी है। हम बिना ट्रेंड की आर्मी कैसे उसको ट्रेंड करेंगे, हमें तो पता नहीं, तो हमें कम से कम दूनी संख्या में सेना चाहिए। तो चाणक्य ने कहा भर्ती करो। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कैसे भर्ती कर लेंगे, सेना कहाँ, उनको हम सैलरी कहाँ से देंगे, खाना पीना कहाँ से देंगे। तो चाणक्य ने कहा तुम भर्ती करो, मैं बताता हूँ। देखो एक तरफ बल और एक तरफ बुद्धि दोनों जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ये 6 लाख सेना तैयार करता है। अब पूछता है चाणक्य से कि हम लोग क्या करेंगे, सैलरी कहाँ से देंगे। तो चाणक्य कहता है कि अब सेना आपकी जो है वो अभी केवल और केवल उनके भोजन और उनके परिवार की भोजन की गारंटी ले लो, बाद में जब आप राजा बनोगे तब उनको हम क्या करेंगे, सैलरी देंगे। तो ऐसा ही हुआ। अब कहा भोजन भी कहाँ से देंगे। तो चाणक्य कहता है आप रास्ते में चलते रहो और लूटपाट करते रहो, तुम्हारी भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। देखो कितना अच्छा माइंड लगाया दोनों, ठीक है, बल और बुद्धि ने। तो 6 लाख की सेना तैयार करता है चंद्रगुप्त मौर्य और पश्चिम उत्तर भारत से हमला कर देता है। तो जैसे जैसे मगध राज्य में घुसता रहता है और धनानंद की सेना से लड़ता और धनानंद की सेना को हराता, अपनी साइड मिला लेता, तो उसकी सेना भी बढ़ रही है और धनानंद के दरबार में धनानंद के राज्य में धीरे धीरे घुस भी रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए धनानंद की राजधानी तक पहुंचता है और धनानंद की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर देखिए धनानंद की हत्या हो गई। अब देखो एक ब्राह्मण का अपमान करने से धनानंद का सर्वनाश हो गया, क्योंकि चाणक्य ने चुनौती दे रखा था, आपको पता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ तक पहुँचता है, स्वयं को राजा घोषित कर देता है और प्रधानमंत्री बनाता है किसको, जो उसके गुरु हैं वो हैं चाणक्य। तो राजा कौन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य, और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो प्रधानमंत्री बनते हैं चाणक्य। अब इसकी कहानी हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब क्या, और अब यहाँ से हम शासकों को पढ़ते हैं कि क्या शासक करते हैं और क्या उनकी खास बातें हैं और क्या उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या चलेगा, मौर्य वंश।
और मौर्य वंश का समय है 323 बीसी से 323 बीसी से 184 बीसी, ये हमारा समय। और इसका संस्थापक अर्थात पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझ लिया कि कैसे नंद वंश से मौर्य वंश आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मौर्य वंश का जो शासक पहला है वो चंद्रगुप्त मौर्य बन चुका है और इसका जो प्रधानमंत्री है वो है चाणक्य। राइट, तो देखिए अब ये क्या करता है, अभी हमने आपको बताया था कि सिकंदर महान विश्व विजय के लिए निकला था। तो इसने क्या किया, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है जीत चुका था उस क्षेत्र को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को नियुक्त कर दिया वहाँ पर, और खुद वापस चला गया। और फिर वापस चलने के दौरान उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का जो पूरा क्षेत्र है और उधर अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ का जो शासक था, इसका सेनापति बन चुका था, वो है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। तो अब देखिए क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि सिकंदर महान ने तो भारत पर हमला नहीं किया था, चलो मैं ही कर देता हूँ। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, भारत पर हमला कर दिया। जैसे सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर हमला किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना तैयार करके पहुंच गया और सेल्यूकस निकेटर को पीटना शुरू किया। बहुत पीटा, लेकिन काटा नहीं, हत्या नहीं की, पीटा। क्योंकि आप जानते हो कभी कभी हम दुश्मन को पीटते हैं तब फायदा होता है, और कभी कभी उसका ख़त्म कर देते हैं तब फायदा होता है, क्योंकि वो तो उस समय की रणनीति बताएगी कि हमें उसको मारना है या छोड़ना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जान से तो नहीं मारा, लेकिन पीटा ज़रूर, और फिर कहा कहो तो छोड़ दें। और कुछ क्षेत्रों को भी जीत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, सेल्यूकस निकेटर के कुछ क्षेत्रों को भी जीत लिया था। तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि छोड़ दो। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा छोड़ेंगे तभी जब आपको एक काम करना पड़ेगा। कहा बताओ क्या काम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि अपनी बेटी का विवाह कर दो तो छोड़ दे। सेल्यूकस निकेटर ने कहा ठीक है छोड़ दो। अब देखो क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य इसकी बेटी के साथ विवाह करेगा। उस बेटी का नाम है क्या, तो अर्थात इसकी पत्नी। तो क्या नाम है उसका, नाम है हेलेना। ठीक है, हेलेना। इसी का दूसरा नाम है कार्नेलिया। ठीक है, कार्नेलिया। तो हेलेना बोले या कार्नेलिया बोले, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कौन है, पत्नी। अब ये हिंदी बोलता है, ठीक है, तो इसकी भाषा मतलब हिंदी से संबंधित है, और ये जो है अंग्रेजी बोलती है। तो जाहिर सी बात है दोनों कैसे रह पाएंगे, तो इसके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात देखिए, शादी किससे कर रहा है, हेलेना से, और किसकी बेटी है, तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी है। अब यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर सोच रहा है कि अगर हम ऐसे ही शादी कर देते हैं, क्योंकि जानते हो शादी की प्रक्रिया क्यों होती है, पता तो चले लोगों की शादी हो रही है या फिर ऐसे लिए जा रहे हैं। तो शादी का मतलब होता है, शादी की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो दिखाना होता है समाज में कि हम शादी कर रहे हैं। नहीं तो पता लगे इसे ले जाओ तो वो शादी थोड़ी ना माना जाता है, फिर वो तो फिर जानते हो क्या माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब ये चूँकि ज़बरदस्ती हो रहा है, तो ज़बरदस्ती शादी थोड़ी ना होती है। तो अब शादी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, ताकि लगे कि शादी हुई है, तो पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। और सेल्यूकस निकेटर कुछ क्षेत्रों को दहेज में भी देता है। ठीक है, तो इनको कुछ क्षेत्र भी देते हैं, वो आपके काम के नहीं है। ठीक है, जैसे हेरात वगैरह का नाम सुना होगा, तो इनको दहेज में सेल्यूकस निकेटर कुछ क्षेत्रों को देता है, और शादी की पूरी प्रक्रिया होती है। तो अब पत्नी का नाम क्या है, तो जानते हो, हेलेना या कार्नेलिया। अब देखिए जो हेलेना है, चूँकि जानती नहीं है क्या हिंदी, तो दोनों कैसे रहेंगे, तो इसके लिए कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए, तो सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत भेजता है, और उस राजदूत का नाम क्या था, मेगास्थनीज। तो ध्यान रखना, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज किसका दरबारी था ये, तो चंद्रगुप्त मौर्य का, और राजदूत था। ठीक है, और भेजा किसने था इसको, तो भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसने क्या किया, मेगास्थनीज ने इनके दरबार में रहा, जो देखा राजनीतिक सिस्टम, आर्थिक सिस्टम, तो उसके लिए फिर एक किताब बना दिया। ठीक है, कौन, मेगास्थनीज। तो इसने जो किताब बनाया उसका नाम था इंडिका। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मेगास्थनीज की पुस्तक है कौन सी, इंडिका। क्या नाम है,
इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है। किसके दरबार में रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। किसके द्वारा भेजा गया? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो इंडिका पुस्तक लिख दिया किसने? मेगास्थनीज ने। तो वो इसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है किससे? इंडिका से। अब इसके देखिए एक प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य। तो चाणक्य जो है वो भी एक पुस्तक लिखते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री चाणक्य क्या लिखते हैं? इनका नाम विष्णुगुप्त। बचपन का नाम क्या था चाणक्य का? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन है? तो चाणक्य हैं। अर्थात इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। अब देखो शब्द से लग रहा है अर्थशास्त्र, लेकिन वास्तविक अर्थशास्त्र नहीं है, यह राजनीति की पुस्तक है। क्योंकि देखिए राजनीति में अगर करना हो, आर्थिक सिस्टम ना हो तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना पुस्तक का नाम क्या रखा गया? अर्थशास्त्र। लेकिन इससे जानकारी किस चीज़ की मिल रही है? तो राजनीति की जानकारी मिल रही है, ठीक। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लंबा समय हो चुका है, लेकिन पूरी कहानी तो आपको पता है। और विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य बुढ़ा भी हो चुका है, शासन भी बेचारे काफ़ी समय तक कर चुके हैं। लेकिन अब एक देखो, अब ये जो विष्णुगुप्त है इसका प्रधानमंत्री है, दूसरी बात की गुरु भी है। अब ये इसको पद से हटा भी नहीं सकता है। अगर चाहे तो उसको हटा दे, अगर सामान्य व्यक्ति होता तो हटा देता, लेकिन अब इसको हटा नहीं सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है? क्योंकि ये इसका गुरु है। मतलब विष्णुगुप्त इसका गुरु है, तो हटा नहीं सकता है। अब दूसरी बात क्या है, देखो काफ़ी उम्र हो चुकी है, और एक निश्चित उम्र जब हो जाती है, लगभग 80 साल के आसपास अगर हम बात करें, तो प्रत्येक बुजुर्ग जो होते हैं उनका माइंड बचपन की तरह हो जाता है। लगता है कि अभी बचपन से गुजर रहे हैं। जैसे बच्चा बिहेव करता है ऐसे बुजुर्ग बिहेव करते हैं। तो अब ये क्या करता है, देखा होगा बुढ़े लोग परेशान करते रहते हैं, ठीक है। तो सभी को पता है, गुजर चुके होंगे आप लोग। तो अब ये विष्णुगुप्त बार बार इनसे कहता है, थोड़ी सी अगर कोई बात हुई तो बोलता कि अगर मैं न होता तो नदी के किनारे पशु चरा रहे होते। तो राजा है, चरा रहा था तब चरा रहा था तो अलग बात है, लेकिन राजा है तो नाराज़ नहीं हो जाएगा। तो यही बार बार कहते, नदी के किनारे पशु को चरा रहे होते अगर मैं ना होता। लेकिन इनको भी पता, इनकी भी तो ज़रूरत थी, ठीक है, इनको भी ज़रूरत थी। तो अब यहाँ पर देखिए गुस्सा तो हो रहा है, लेकिन सामान्य व्यक्ति हो तो काट के फेंक दे। अब गुरु है तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए फिर ये क्या करता है, इनसे नाराज होकर के जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। कौन सा धर्म? जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। और फिर ये क्या करता है, उस जैन गुरु को लेकर के महाराष्ट्र चला जाता है। एक स्थान का नाम सुना होगा, श्रवणबेलगोला। क्या नाम था? श्रवणबेलगोला। और वहीं पर वो जाकर के संलेखना करता है और कैवल्य की प्राप्ति करता है। तो कैसे संलेखना होती है, इसको जैन धर्म में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला माने कि पटना से चला जाता है कहाँ? दक्षिण भारत, ठीक है। और दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला, ठीक है, श्रवणबेलगोला चला जाता है। और ध्यान रखना यहीं पर क्या करता है, संलेखना करता है। संलेखना कैसे होती है बता चुके हैं। संलेखना में क्या करता है कि अन्न जल त्याग देना, ठीक है। क्या होता है? अन्न जल त्याग देना और धीरे धीरे मृत्यु की कगार पर पहुंचना, और मृत्यु के बाद फिर यही है क्या? संलेखना, ठीक। तो संलेखना के माध्यम से ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य प्राणों को त्याग देता है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आगे इसके बाद अगला जो हमारा शासक आएगा वो है बिंदुसार। तो बिंदुसार की कहानी सुनेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना।